डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। और सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो। इवन जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी कर लो और कम से कम एक सब्सक्राइबर आज ही के दिन आपको लेके आना। और अगर कर लोगे तो कमेंट सेक्शन में डन जरूर लिख देना। चलिए स्टार्ट करते हैं सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। पहले तो देख लो ये प्रॉब्लम होती क्या है, इसको डिफाइन अगर मुझे करना हो तो कैसे करेंगे। सम ऑफ सबसेट, सबसे पहले हमारे पास दिया क्या है, एक सेट दिया है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे आपको दिख रहे हैं। दूसरी चीज हमारे पास क्या दिया है, एक सम दिया है, लेट्स से 50। ठीक है, पहली चीज क्या है, मेरे पास सेट है, सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। दूसरी चीज मेरे पास क्या है, सम है, और वो सम की वैल्यू मेरे को दे रखी है 50। अब मुझे करना क्या है, इस सेट में से सबसेट फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 50 होना चाहिए। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ सम ऑफ सबसेट। मतलब सबसेट्स उठाओ, उन सबसेट का सम जो है वो इस सम के बराबर होना चाहिए। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम को और भी ज्यादा रिफाइन या और भी ज्यादा ऑप्टिमल वे में आप ये कह सकते हो कि मुझे वो वाले सबसेट ढूंढने नहीं है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहां पे कि अगर मैं 20 और 30 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 50। और भी आपको दिख रहा होगा लेट्स से कि अगर मैं 40 और 10 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 50। तो आपको पता है कि यहां पे ऐसे सबसेट हैं जिनका सम 50 बन रहा है। तो गाइस मुझे ऐसे सबसेट फाइंड नहीं करने, मुझे जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि क्या इसके अंदर ऐसे सबसेट हैं जिनका सम ये हो। नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से फिर बता दूं, हमें ये नहीं फाइंड आउट करना कि 10 और 40 मिलके 50 बना रहे हैं। हमें जस्ट ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है, हमें यस और नो में आंसर देना है कि यस देयर इज अ सबसेट हुज सम इज दिस, या नो देयर इज नॉट इवन अ सिंगल सबसेट हुज सम इज 50। तो हमें सिर्फ एक तरह से ये प्रॉब्लम जो है वो हाँ या ना में इसका आंसर देना है। ये एक्चुअल में है सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करें इसमें, आपको क्या लग रहा है नॉर्मली क्या मेथड हमारे पास हो सकता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास ब्रूट फोर्स मेथड हम इसके ऊपर लगा सकते हैं। ब्रूट फोर्स मेथड क्या कहता है कि आप सारे सबसेट्स को उठा लो, सारे पॉसिबल सबसेट्स को उठा लो, उनका सम फाइंड आउट कर लो और चेक कर लो कि कहां कहां पे 50 आ रहा है। वही होता है ब्रूट फोर्स मेथड, हर एक पॉसिबिलिटी चेक कर लो। तो अगर मैं हर एक पॉसिबिलिटी चेक करूंगा तो जो भी मैं सबसेट बनाऊंगा या तो उसमें मैं 10 को इंक्लूड करूंगा या नहीं इंक्लूड करूंगा। तो यानी कितनी पॉसिबिलिटीज है, 2। 20 को करूंगा या नहीं इंक्लूड करूंगा, 30 को करूंगा या नहीं इंक्लूड करूंगा, 40 को इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा। मतलब हर एक के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हो गई। तो यानी टोटल मेरे पास कितनी चॉइसेस है, 2 रेज़ टू पावर, यहां पे 4 कह सकते हो क्योंकि 4 एलिमेंट्स है। अगर n एलिमेंट्स हुए तो 2 रेज़ टू पावर n नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट। तो टोटल कितने सबसेट पॉसिबल है, 2 रेज़ टू पावर n। हर एक का सम निकालो, चेक करो वेदर इट इज इक्वल टू 50 और नॉट। तो ऑब्वियसली आपको यहां पे दिख रहा है इट इज अ एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। गेटिंग द पॉइंट। तो ये यहां पे एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा अगर मैं ब्रूट फोर्स मेथड लगाता हूं। अब चलिए इस बात करते हैं। अब हम डायनामिक प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं इसकी अगर रिकर्सिव इक्वेशन लिखनी हो, क्योंकि आपको पता है डायनामिक प्रोग्रामिंग में हमने जितनी भी प्रॉब्लम की है, 01 नैपसैक हो या फिर ट्रैवलिंग सेल्समैन, ईच एंड एवरी में हम लोग सबसे पहले रिकर्सिव इक्वेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी रिकर्सिव इक्वेशन बना लेते हैं क्योंकि एग्जाम में सबसे पहले वो चीज पूछ लेते हैं। अब देखो सम ऑफ सबसेट n मेरे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे इस सबसेट के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, दैट इज n, और m क्या है, जो मेरा सम मेरे को बनाना है। तो ये 2 चीजें मेरे को यहां पे दी हुई हैं। अब मुझे करना क्या है, वही सेम, या तो मैं इंक्लूड करूंगा या नहीं इंक्लूड करूंगा। मतलब या तो मैं 10 को इंक्लूड करूंगा या नहीं इंक्लूड करूंगा। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो मेरी इक्वेशन जो है वो कैसे बनेगी, सम ऑफ सबसेट अगर लेट से मैंने इंक्लूड नहीं किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने nth एलिमेंट को जैसे 10, 20, 30, 40 है, लेट से हम 40 से स्टार्ट करें। अगर लेट से मैं मान लेता हूं कि यार मैं 40 को इंक्लूड नहीं करता, मतलब 40 को इंक्लूड नहीं करते, तो मैं उसको अगर नेग्लेक्ट करता हूं, मेरे पास कितने एलिमेंट्स बचेंगे, n-1 एलिमेंट बचेंगे, क्योंकि nth तो मैंने हटा दिया, बचे कितने, n-1। और अगर मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया तो मेरा जो सम है
वो एज इट इज रहेगा। मतलब कितना सम है 50, वो 50 एज इट इज ही रहेगा। अगर मैं इंक्लूड कर लेता तो ऑब्वियसली क्या हो जाता, 50 माइनस 40 आप 10 करते। दिस इज व्हाट द सिंपल मीनिंग। तो ये मैंने इंक्लूड नहीं किया, मैंने सोचा कि nth वाले को छोड़ दो, रेस्ट वाले में से हम काम कर लेंगे। दो ही चॉइसेस है, या तो लो चाहे ना लो। अगर मैं नहीं लेता तो n-1 और m मेरा एज इट इज सम जो है वो बना रहेगा। या फिर और मेरे पास क्या कंडीशन है, अगर मैं यहां पे और कंडीशन लिखता हूं, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि आप इसको कंसीडर करो। अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, लेट्स से अगर मैं n वाले एलिमेंट को कंसीडर कर लेता हूं, कोई भी पीछे से स्टार्ट कर लो आगे से स्टार्ट कर लो, बात एक ही है। आपने लेट्स से अगर 40 को कंसीडर कर लिया तब भी एलिमेंट्स तो n-1 ही बचे, मतलब आपने उसको ले लिया तो बाकी कितने बचे n-1, और आपका जो सम है उसमें से माइनस कर दो इस n वाले का वेट। अब लेट्स से इस n वाले का जो भी मेरा nth एलिमेंट है, उस nth का अगर मैं वेट लेट्स सपोज wn, तो मैं wn को माइनस कर दूंगा। गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पे मैंने 40 को लेट्स से कंसीडर कर लिया, 40 को कंसीडर करने के बाद 50 माइनस 40 मेरे पास कितना बचा 10। तो मेरे पास अब फाइनल में कितना बचा, मेरे पास सम 10। तो अब मैं वो 10 जो है वो बाकी एलिमेंट्स को यूज करके इंक्लूड कर सकता हूं। तो ये मेरे पास दो चॉइसेस जो है वो मेनली बन रही है। अब आपको मैं बता दूं, यहां पे अगर आपने 01 नैपसैक के बारे में ऑलरेडी अगर पढ़ लिया, क्योंकि मैंने उसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, अगर आपने वो चेक कर रखी होगी तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल सेम रेकरेंस रिलेशन बन रहा है जैसे हमने वहां पे 01 नैपसैक में बनाया था। बस वहां पे प्रॉफिट हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते थे, प्रॉफिट। यहां पे प्रॉफिट वाला फंडा नहीं है, बट कहानी वही है, या तो इंक्लूड करो या ना इंक्लूड करो। तो वही चीज ही हमने यहाँ पे की है। इसके अलावा आपकी और कंडीशन कौन सी बन सकती है, एक वही कंडीशन बन जाती है कि लेट्स से अगर एलिमेंट इसके अंदर, लेट्स से आप मान के चलो इसके अंदर एक एलिमेंट है 60, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 60, तो यार ऐसा एलिमेंट जिसका सम से ही ज्यादा नंबर है, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसकी वैल्यू सम से ही ज्यादा है, तो उसको तो आप वैसे ही नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि आपने सम बनाना है 50 और आपके पास एलिमेंट है 60, तो उसको तो आप क्लियर कट ही मना कर दोगे कि भैया ये तो मेरे को चाहिए नहीं। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, SOS, दैट इज सम ऑफ सबसेट n-1 और साथ का m का m एज इट इज रहेगा। ये किस केस में होगा, अगर मेरा उस n एलिमेंट का वेट जो है वो ज्यादा हुआ, किससे, मेरे सम से अगर ज्यादा हुआ, तो मैं उसको सिंपली नेग्लेक्ट कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। अगर अदरवाइज मैं इसको कंसीडर कर लूंगा, ठीक है। और बाकी आपकी कौन सी है, टर्मिनेशन कंडीशन, क्योंकि अगर टर्मिनेशन कंडीशन नहीं लिखेंगे तो ये तो लूप में चलता रहेगा। तो इसीलिए टर्मिनेशन कंडीशन क्या कहती है कि अगर मेरा n इज इक्वल टू 0, मतलब मेरे पास कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, मेरे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, यहां पे सेट के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं, मतलब 5 है। तो अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, 5 है, और मेरे को सम जो है, जो मेरा सम है m, वो अगर मेरे को 0 बचे, मतलब मेरे पास एलिमेंट भी कोई नहीं है और सम भी लेट्स से अगर मेरे पास 0 है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है। यस, ये पॉसिबल है, इसको हम लिखते हैं ट्रू। रीजन उसका क्या है, ये क्या कह रहा है कि मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट में 0, और मेरे को सम कितना बनाना है 0, तो क्या ये पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है यार। कैसे, आपके पास एलिमेंट है 5 और सम बनाना है 5, तो ऑब्वियसली 5 आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है। अगर लेट्स से एलिमेंट है आपके पास 0, एक भी नहीं, और आपको सम बनाना है नॉट इक्वल टू 0, मतलब आपको सम बनाना है 10, 20, 30, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर आपके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, आपके पास 5 है सेट में और आपको सम बनाना है 10, तो भैया 10 कैसे बना लोगे जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, तो ये आप लिखोगे फॉल्स। ऐसे ही लेट्स से अगर आपको बोल दें कि n इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब n जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है, मतलब आपके सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है और मुझे सम बनाना है 0, क्या पॉसिबल है, सम टोटल बनाना है मुझे 0 और मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 1, 2, 3, 4 कुछ भी है, बट 0 के बराबर नहीं है, क्या ये पॉसिबल है। आपको लग रहा होगा सर ये भी पॉसिबल नहीं है, बट यार ये भी पॉसिबल है। रीजन उसका क्या है, आप कोई भी एलिमेंट लो ही मत,
आप ऑब्वियसली हर एक के लिए दो दो चॉइसेस है ना, लो ना लो, लो ना लो। आप अगर कोई भी एलिमेंट नहीं लोगे तो ऑब्वियसली सम कितना बन जाएगा, 0। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है ना, ये आप एक बार अगर सुनोगे, इन केस अगर नहीं क्लियर होता दोबारा फिर सुनना, एग्जांपल लेके बनाओ, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली क्रिएट द रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये रेकरेंस रिलेशन इस तरीके से। नेक्स्ट हम लोग रिकर्सिव ट्री के बारे में बात करेंगे और फिर देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायनामिक प्रोग्रामिंग से कम हुई या नहीं हुई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिकर्सिव ट्री की। तो रिकर्सिव ट्री समझाने के लिए मैं सिंपली यहां पे ले लेता हूं n की वैल्यू 5, दैट इज हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द सेट 5। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स आपने ले लिए 5, और मेरे को जो सम बनाना है वो भी कितना बनाना है, 5। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए मैंने ये सिंपल सी वैल्यूज ले ली। अब देखो, अगर मैं यहां पे सेम जैसे हमने 0 1 नैपसैक में किया था, सेम वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, या तो मैं इसको इंक्लूड करूंगा या नहीं इंक्लूड करूंगा। अगर मैं लेट से इंक्लूड नहीं करता तो होगा क्या, यहां पे एलिमेंट जो है वो मैंने छोड़ दिया। जैसे फिफ्थ एलिमेंट है, लेट से 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स है, तो मैंने फिफ्थ एलिमेंट को छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो मेरा जो ये सम है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और अगर मैं उसको कंसीडर कर लेता हूं तो फिर लेट से मेरा सम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मतलब मैंने 5 एलिमेंट्स ले लिए, पांचों की जो वैल्यू है वो मैंने 1 रख ली। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए कि मतलब मेरे पास 5 1 है, 1 1 1 1 1, और मेरे पास टोटल सम भी क्या बनाना है, 1। तो एक को मैंने इंक्लूड कर लिया, तो ऑब्वियसली सम में से जैसे मैंने यहाँ पे माइनस किया था 5 - 1 क्या हो गया, 4। ठीक है, अब ऐसे ही लेट से फर्दर फिर अगर मैं रेस्ट जितने भी मेरे 4 एलिमेंट्स हैं उनमें से अगर मैं लेट से कंसीडर नहीं करता तो फिर क्या होगा, फिर मेरे पास 3 जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 बचेंगे, और मेरे को सम कितना बनाना है, 5। और अगर मैं लेट से कंसीडर कर लेता हूं, तो कंसीडर करने का मतलब क्या है, एक को मैंने कंसीडर कर लिया तो सम में से एक कम मैं कर दूंगा। अब ऐसे यहां पे अगर मेरे पास 2 केस बनेंगे, तो एक लेट से मैंने कंसीडर नहीं किया, तो कंसीडर नहीं किया तो मैंने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, रेस्ट 3 में से मैं सम बना लूंगा। तो अगर कंसीडर नहीं किया तो सम को माइनस नहीं करेंगे, और अगर मैंने कंसीडर कर लिया तो फिर क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो गए, और जो मैंने कंसीडर किया था उसका वेट कितना है, 1। तो 1 को आप माइनस कर दो टोटल वेट में से, तो टोटल मेरे पास 4 था, 4 में से 1 माइनस किया तो 3। तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम जैसे 0 1 नैपसैक में रिड्यूस हो रही थी, सेम वही चीज है एज इट इज। अब देखो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है, 5 5, ये 4 4 3 3, फिर ये 2 2 होगा, फिर ये 1 1 होगा। तो यानी मेरे जो ये डेप्थ है, इस पूरे ट्री की जो डेप्थ है वो कितनी जाएगी, ऑर्डर ऑफ इस टर्म के, दैट इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ n मेरी टोटल डेप्थ जाएगी। तो मेरे पास कितने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हो सकते हैं, 2 raised to power n। 2 raised to power n मतलब 2 raised to power 5, 32 नोड्स मेरे पास टोटल हो सकते हैं। तो नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 2 raised to power 5 बनेगी, या आप कह सकते हो 2 raised to power n बनेगी, अगर मैं सभी फंक्शन कॉल्स को अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं या उनको सॉल्व करता हूं। लेकिन यहां पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स आपकी रिपीट होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। दिख रहा होगा आपको, ये प्रॉब्लम आपकी कुछ कुछ जो है वो रिपीट होनी स्टार्ट हो गई है। जब आप और नीचे वाले लेवल पे जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम्स और रिपीट जो है वो हो जाएंगी। तो यहां पे प्रॉब्लम्स ओवरलैप हो रही है, सब प्रॉब्लम ओवरलैप हो रही है, तो मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग आप लगा सकते हो। तो आपके पास अब फाइनली अगर हम बात करें कि नॉर्मल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो 2 raised to power n ही है अगर सारे फंक्शन कॉल्स को हम इवेल्युएट करते हैं। लेकिन जहां जहां पे रिपीटिशन है उसको हम स्टोर कर लेते हैं टेबल में, और लेटर ऑन जब भी वो दोबारा से रिपीट होगी तो हम उसको इवेल्युएट नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूज कर लेंगे। तो ऐसी कितनी सब प्रॉब्लम्स होंगी जो यूनिक है, सेम वही फंडा आ गया। टोटल मेरे पास अगर इस एग्जांपल में 2 raised to power n या 2 raised to power 5 32 प्रॉब्लम्स हैं, तो उनमें से अगर हम बात करें यूनिक, या आप कह सकते हो कि अगर टोटल यूनिक सब प्रॉब्लम कितनी आएंगी, इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये प्रॉब्लम्स मेरी कितनी आएंगी यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ n into m। तो इतनी मेरी क्या बनेगी, यूनिक सब प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी 2 raised to power n से रिड्यूस होके n into m में कन्वर्ट हो जाएगी। n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और m क्या है, जो टोटल सम मेरे को बनाना है। तो इस तरीके से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी। लेकिन याद रखना, जो हमने 0 1 नैपसैक में भी डिस्कस किया था, कि अगर ये m की वैल्यू जो मेरा सम है, अगर मेरे सम की वैल्यू 2 raised to power n से भी ज्यादा हो गई, या आप कह सकते हो कि अगर ये वेट जो मेरे को बनाना है ये बहुत बड़ा नंबर है,
तब तो कोई फायदा नहीं होगा, तब आपका ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये एक तरह से एक्सपोनेंशियली की तरह ही बिहेव करेगी। तो ये तभी फायदेमंद है अगर आपकी m की वैल्यू, जो वेट है, जो टोटल सम बनाना है, वो अगर कम है। तो इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप n इंटू m नोट कर लो अगर m की वैल्यू लेस है। अगर m की वैल्यू बहुत बड़ी है, या आप कह सकते हो कि 2n से भी बड़ी है, तब तो ऑब्वियसली फिर आपको दिख ही रहा है, कोई फर्क ही नहीं, फिर तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम यूजिंग डायनामिक। थैंक यू।